नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पावन शिवरात्रि है, यानी कि गंगा जल वाली शिवरात्रि है। हम सभी को शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि सभी के लिए ये शिवरात्रि शुभ हो और जो ये कोरोना बीमारी चल रही है इसके ऊपर ये ख़त्म हो, शिव कृपा हो और सभी लोग सुख समृद्धि से अपना अपना जीवन व्यतीत करें। आज हम इससे पहले कि अपने मेन टॉपिक पे बात करें, हमारा मुख्य टॉपिक जो होगा उस पे अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं। हम पहले 2 मिनट के लिए बात करेंगे शिवरात्रि के ऊपर। शिवरात्रि की हम बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रद्युम्न सचदेवा जी हैं। प्रद्युम्न सचदेवा जी, इस शुभ अवसर पर आप हमारे व्यूअर्स को जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वालिया जी, मैं आज इस जो कांवड़ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी अपने व्यूअर्स को, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर आज के दिन, हम इस पावन पवित्र दिन सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करते हुए शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल जो है हम अर्पण करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है पत्र है, भांग धतूरा इत्यादि जो है, जो बुराइयों के हमारे प्रतीक होते हैं, उनका भी हम समर्पण उस दिन है अर्पण करते हैं। तो आज के दिन पर इसका बहुत एक महत्व है कि हर वर्ष हमारे देश के बहुत लाखों जो कांवड़ लेके आते हैं गंगा जल अपने कंधे पे और पैदल यात्रा करके लोग लेके आते रहे हैं हमेशा, और आज के इस पावन और पवित्र दिन पर उसको जलाभिषेक करते हैं, अर्पण करते हैं जल को, शिवलिंग को। लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी के दौर में हमारे वो सभी कांवड़ जो लेकर आते थे हमारे साथी, सरकार की तरफ से इसको इस बार प्रतिबंध लगाया गया, इसको रोका गया कि वहाँ से इस बार, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ऐसा सरकार द्वारा निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ लोग जो है सरकार के इस नियमों का पालन करते हुए आज बड़ी श्रद्धा भाव से मंदिरों के अंदर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा शिव भोले भंडारी से, जिनका नाम ही भोले भंडारी है, जो सबके भंडारे भरपूर रखते हैं, आज इस पावन पर्व पर वो सबको सुख शांति और समृद्धि दें और जो हमारी ये कोरोना महामारी जो ये फैल रही है, अगले वर्ष जो हमारे कांवड़ वाले भाई गंगा जल लेकर समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, सभी सब कुछ वातावरण जो है अगली बार ये ठीक हो जाए, आने वाले दिनों में ठीक हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं, हमारा आज का मेन टॉपिक था। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सचदेवा जी, जो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं, जो मेंबर परमानेंट लोक अदालत के मेंबर रहे हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जो अगर हम बात करें हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका की कई संस्थाएं हैं, न्यूजीलैंड की कई संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों का जो भ्रमण कर चुके हैं और लोगों को जागरूक कर चुके हैं, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वो परमानेंट मेंबर हैं। इससे पहले वो लोक अदालत के अब मेंबर चल रहे हैं, जिवलियन कोर्ट के भी वो हरियाणा के मेंबर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का मेन मुद्दा हम लेकर आए हैं डिप्रेशन का। डिप्रेशन में ये कोविड-19 जो चला है, इसके अंदर डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डिप्रेशन तो पहले भी था, लेकिन अब लोगों में थोड़ा ज़्यादा है। इसके बारे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को क्या जानकारी? जी वालिया साहब, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका दिया कि हम अपनी जनता के साथ, अम्बाला की जनता और देश विदेशों में जो बैठी जनता, जो हमारे व्यूअर्स हैं जी, हमारे चैनल के थ्रू उनको मेंटल हेल्थ के प्रति, जिसको मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं जी, उनको अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। तो ये आज का जो विषय आपने बहुत अच्छा चुना है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन के रिगार्डिंग जी। तो देखिए, ये कोविड-19 जो महामारी है, कोरोना की वजह से जो फैली है,
इससे पहले भी मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते थे, रहते थे जी। जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सदियों से चला आ रहा है। तो पहले भी था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लगभग 2 महीने से कुछ ज़्यादा पीरियड में जो लोगों को अपने घर में बैठना पड़ा, एक तरह का आइसोलेशन पीरियड में चले गए, एकांतवास में। आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते। तो ये जो आइसोलेटेड जिंदगी जो उनकी बन गई जी, उसमें इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो जो ऑलरेडी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के जो पेशेंट थे जी, जो पहले से बीमार थे और जिनकी कोई साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन चल रही थी या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग चल रही थी जी, उनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ गई इस दौरान, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है जी, काउंसलिंग नहीं ले रहे या मेडिसिन फ्रीक्वेंटली नहीं ले रहे, डॉक्टर पे विजिट नहीं कर रहे जी। और एक कैटेगरी उन लोगों की आ गई जो इस कोविड-19 के दौरान घर में रहने से जिनकी जो मेंटल हेल्थ थी, जो मानसिक स्वास्थ्य था, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। बिल्कुल ठीक है। जैसे मायूसी छा गई, उदास रहने लग गए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली अपने दोस्तों मित्रों से नहीं मिल रहे, रिश्तेदारों के पास नहीं जा रहे। ठीक है, तो उस वजह से उनमें कहीं ना कहीं मायूसी और उदासी के लक्षण जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके पेशेंट बन गए। मैं नहीं कहता वो परमानेंट पेशेंट है, हो सकता है टेम्परेरी हो, क्योंकि अब 1 महीने से लॉकडाउन नहीं है जी। 1 जून से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनलॉक कर दिया इसको। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जैसे मेरे पास भी अब पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं जी कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमें ये दिक्कतें आई हैं और अभी भी हम वो सिम्टम्स को फील कर रहे हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस आके बताते हैं। कईयों की बीमारी पहले थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी कोविड-19 के पहले, पर अब वो बढ़ गई जी। कईयों को ये प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वो पैदा हो गई। ठीक, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की कि कईयों को ये बीमारी नहीं थी, अब हो गई, कईयों को थी तो ये ज़्यादा बढ़ गई। हमारे प्रदुमन जी, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बढ़ा है, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बिल्कुल, इसमें वालिया जी ये विषय जो आज का रखा है ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौर में जी जो सबसे बड़ी समस्या जो है, वैसे तो सभी को ये समस्या आई है कि सभी लोग लॉकडाउन में, पहले तो टोटल लॉकडाउन था, लोग घरों के अंदर ही रहे जी, और पूरे का पूरा मतलब जो एक हमारा वातावरण ये रहता था कि बाहर निकलने का, अपने काम में व्यस्त रहने का जी, तो हम घरों में कैद हो गए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम फ्रस्ट्रेटेड भी हुए, कारोबारी का कारोबार बंद हुआ जी। और एक जो हमारा समाज का वर्ग था, एक मध्यम वर्गीय लोग जो है विशेषकर इस सारे माहौल के अंदर एक डिप्रेशन में चले गए जी। और जो आपका विषय है आज का कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पूरे हमारा जो शिक्षण संस्थान है वो टोटली जो है अभी तक भी बंद हैं। वो बच्चे, कोई बाहर पढ़ता था, कोई हॉस्टल में रहता था, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा था, वो सभी के सभी घरों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने पे मजबूर हो गए या घर में ही रहने पे वो मजबूर हो गए। मजबूरी वश उनको स्टडी का दूसरा तरीका अपनाना पड़ा जो एकदम से डिफरेंट था, जिसका अनुभव उनको पहले कभी नहीं रहा। उस वजह से क्या हुआ, एक उनके अंदर एक डिप्रेशन का जो भाव आ गया। काफ़ी बच्चे जो हैं उसके वजह से भी जो है लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से अपने आप को डिप्रेस फील करने लगे। ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जो बात की प्रदुमन जी ने कि एकदम स्टडी के बेस पे या लॉकडाउन की वजह से घर में बच्चे बंद हो गए, जैसे कहते हैं हम बच्चों की बांदर प्रवृत्ति होती है, जब तक वो घूम फिर ना लें, बाजार का चक्कर ना काट लें, आके किसी के साथ, दादा दादी के साथ मस्ती ना कर लें, तो बच्चे बचपन ही क्या एकदम बचपन ही लॉकडाउन हो गया। इस वजह से भी डॉक्टर साहब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये प्रदुमन जी का बहुत अच्छा ये उन्होंने व्यूज़ दिए अपने रिगार्डिंग बच्चे जो कि घर में एक तरह से कैद होके रह गए। तो हमने जो देखा है कि जो बच्चे पहले रूटीन से स्कूल में जाते थे, सुबह उठ के उठना, नहाना धोना, तैयार होना, लंच बॉक्स लेना, बैग उठाना, स्कूल में जाना, वहाँ पढ़ाई करना, अपने क्लासमेट से, दोस्तों से हंसना खेलना,
पढ़ना, फिर रिसेस होती थी उनकी, रिसेस में वो खाना खाते थे इकट्ठे बैठ करके। जी जी। ठीक है जी। फिर उनकी छुट्टी होती थी, वो तो हंसते हंसते वो शोर मचाते हुए घर पे आते थे जी। घर में आके फिर रेस्ट करना, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करना, रेस्ट करना, फिर टीवी देखना, फिर शाम को फिर पढ़ना या ट्यूशन पे चले जाना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी बच्चों की, उसके ऊपर एक तरह से लगाम लग गई। जी। ठीक है जी। घर में उनको, बच्चों को हमने रख लिया कि ठीक है बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए अपने बच्चों को सबसे पहले हमने बचाना है जी। इसीलिए अभी तक हमारे अनलॉक पीरियड में भी स्कूलों को नहीं खोला गया जी। हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि सब, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं जी। अभी उनमें इतनी इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हुई होती, इतने मैच्योर नहीं होते कि बीमारी से लड़ सके। तो छोटे बच्चों को बचाना इससे बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, अभी स्कूल नहीं खोलेंगे जा रहे, लेकिन जी स्कूलों ने फैसला किया कि बच्चे अपनी स्टडी से मरहूम ना रहे, तो इसको ऑनलाइन शुरू किया जाए। नहीं डॉक्टर साहब, इनका ये कहना था कि जैसे ऑनलाइन स्टडी एकदम शुरू कर दी तो उससे बच्चे डिप्रेशन में तो नहीं आ गए कि जैसे पहले खुले माहौल में घूमते थे, एकदम किसी को पिंजरे में बंद कर देना उस जी जी जी। नहीं देखिए, ऑनलाइन स्टडी से बच्चे डिप्रेशन में नहीं आए जी। वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, किसी के शिकन नहीं है मुंह पे, मतलब मैक्सिमम बच्चों की जी। और मैक्सिमम बच्चे इसको एक तरह का, क्योंकि स्कूल में अगर छुट्टियां होती हैं तो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। देखो छुट्टी के वक्त कितना हो हल्ला करते हैं, जब गर्मी की सर्दी छुट्टियां होती हैं तो खुशी मनाते हैं वो। तो अब सदा के लिए उनकी मतलब 2-3 महीने से छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों को हम ये नहीं कहते कि इसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या, लेकिन वो एक तरह का तनाव जरूर फील कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं। ठीक है, वो की भी एक नया कंसेप्ट आ गया कि ऑनलाइन स्टडी। अब वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, उसकी वजह से उनको इस चीज़ का मलाल तो है, स्ट्रेस तो है माइंड के ऊपर। चलो ये तो डॉक्टर साहब, इसको और आगे हम बात को लेंगे। हमारे बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनसे अपील भी करते हैं, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, आप अपनी बात भी रख सकें। हमारे एक सोन आर्य हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे कि जो डेली कमा के खाते थे उनका टेंशन लॉकडाउन में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो दूसरी तरह से टेंशन लेने, अब जो टेंशन है दूसरी तरह के बढ़ गया। 3-3 महीने हो गए, कोई कमाई का साधन नहीं रहा, परिवार को पालना है, इनका ये कहना है। ये टेंशन बहुत हर एक आदमी के दिमाग में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या उन्होंने निवारण है? देखो जी, ये अपने जो व्यूअर हैं उनकी अच्छी ये एक क्वेश्चन है कि जब तक अनलॉक पीरियड कोविड-19 से पहले का जो पीरियड था, उसमें जो हमारे डेली वेजेस वाले थे, कमाना और खाना, उनके ऊपर इस चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ा है। लो पॉवर्टी लाइन, जो मजदूर तबका है जी, जिन्होंने डेली कमाना और डेली खाना। अब देखिए, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन क्रिएट हुई है जी, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे गया है जी। और जो मीडियोकर फैमिलीज हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है या और हमारी मिडिल क्लास है, इससे प्रभावित हुई है। ठीक है ना जी। तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। बाकी हमारी सरकारों ने भी इस दौरान काफ़ी ध्यान रखा है कि उनके पास खाना पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए, और ये काफ़ी काम किए भी हैं। कई धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं ने भी ये काम किए हैं कि उन तक कम से कम वो भूखे ना रहें जी। ठीक है। तो ये ऐसे लोगों की एक काउंसलिंग हम जहाँ भी रहते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे जो भी लोग हैं डेली कमाने और खाने वाले, हम उनकी जहाँ तक हो सकते हैं सपोर्ट करें, कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो भूखे ना रहें। पर अब क्योंकि अनलॉक पीरियड है, अनलॉक पीरियड शुरू हो गया है, लॉकडाउन नहीं रहा, तो अब वो पटरी पे आने लगी है ज़िंदगी धीरे धीरे। तो ऐसे लोगों की एक काउंसलिंग भी ज़रूरी है। जो हमारे अच्छे जो महानुभाव सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बिठा करके कर सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, जो कि इसकी वैक्सीन आते ही या ये धीरे धीरे जैसे खत्म होगा कोरोना, तो ये दोबारा से। वैक्सीन तो डॉक्टर साहब पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, कब आती बिल्कुल है? बिल्कुल, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। देखिए जी, अभी ICMR जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जी, वो भी इसमें लगी हुई है जी, बिल्कुल, वैक्सीन ढूंढने में। और पीछे से मैंने एक रोहतक से भी अभी बयान आया है कि कुछ ऐसा, एक न्यूज आया था कि 15 अगस्त तक होपफुली हम है कि 15 अगस्त तक या उसके बाद तक ये वैक्सीन होपफुली आ जाएगी जी। चलो बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक
वैक्सीन की, उस पर भी कुछ लिखा है, मैं बात करता हूँ। हमारे सोहन जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं क्योंकि रोज रोटी की चिंता रहती है, लोन चुकाने की चिंता रहती है, एकदम बहुत बड़ी हुई चिंताएं हैं, आटे दाल की चिंता रहती है, घूमना फिरना तो दूर की बात है, इसके लिए ही टेंशन है। बिल्कुल वालिया जी, जो इन्होंने कहा है ये आम परिवारों के अंदर जी इस समय ये चिंता, ये टेंशन बनी हुई है जी। और मैं इसको अपने विषय के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जिस परिवार के अंदर यदि किसी बच्चे के माता पिता के चेहरे पे जी, चाहे वो रोटी की चाहे रोजगार की, इस कोरोना महामारी के दौर में यदि कोई चिंता बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर कुलदीप जी भी ये बताएंगे कि उसका सीधा सीधा असर उनके बच्चों पे भी पड़ता होगा। क्योंकि अब बच्चे पहले बाहर होते थे, यदि माँ बाप किसी प्रकार के तनाव या चिंता में होते थे उनको कई बार नहीं पता होता था। अब क्योंकि वो साक्षात उनके सामने है और ना चाहते हुए भी कई बार उनके चेहरे से वो चिंताएं झलक के उसका रिफ्लेक्शन बच्चों के ऊपर भी पड़ता होगा जी। उसकी वजह से क्या है कि अपने माँ बाप को वो चिंताग्रस्त देख के मुझे लगता है कि संभवतः उन बच्चों में भी वो तनाव जो है धीरे धीरे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस जो है दो तरह का आ गया। एक तो जैसे सोहन आर्या जी ने कहा कि परिवारों के अंदर रोटी की, कामकाज की, 3-3 महीने काम ना मिलने की वो चिंता का प्रभाव, और दूसरा उस बच्चे पे क्योंकि वो बीच में कभी जूझ रहा है, पढ़ाई का विषय आ गया, कभी उसका फीस का विषय आ गया, कभी स्कूल कब खुलेगा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसको दो तरह का तनाव कुछ लोगों के परिवारों के बीच में चला गया, बच्चों के हो विशेषकर, क्योंकि हमारा विषय आज बच्चों का है तो बच्चों पे एक तो अपने पारिवारिक तनाव भी बच्चों के अंदर, और दूसरा पढ़ाई की वजह से, स्कूल की वजह से, और एकदम से उसका चेंज होने की वजह से शेड्यूल। जी, कोई भी शेड्यूल में जब हम चल रहे होते हैं, भले ही वो कष्टदायक हो, भले वो मुश्किल भरा हो, यदि उसको एक बार चेंज कर दिया जाता है तो थोड़ा सा तनाव और स्ट्रेस आना ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप मतलब क्या बताना चाहोगे बात इन्होंने कि ऐसा संभव है क्या कि बच्चों के अंदर, और उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं? बिल्कुल। बच्चों को मतलब अगर इस प्रकार का तनाव भी उनके अंदर डबल तनाव है ये, तो उसका हम क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो डॉक्टर साहब थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ जी सचदेव साहब, जो आपने ये बहुत बड़ी बात कही है कि इस पीरियड के दौरान जो पेरेंट्स ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और बच्चे भी उनको देख करके उनमें भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा आपका मन होता है जी। जैसा आपके घर का माहौल है, आपका घर का माहौल खुश है तो सबके मन में खुशी है, सब अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डिप्रेशन है माहौल के अंदर, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, तो उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पे भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे जो है वो इमिटेट लर्नर बोलते हैं हम उनको साइकोलॉजी में, कि कॉपी करते हैं वो हर चीज़ को जी। और बच्चे क्योंकि कोमल मन के होते हैं, सॉफ्ट माइंडेड होते हैं, तो ऐसी चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। तो इस तरह की जो आपने रेमेडी पूछी कि अगर किसी घर में पेरेंट्स को कोई अपने कामकाज को लेकर के तनाव है, कमाई नहीं हो पा रही, या खाने की समस्या है, या कोई किस्तें, कोई बैंक की किस्त है, या कोई ऐसी, तो बच्चों पेरेंट्स में तनाव आ रहा है। पेरेंट्स में तनाव आने की वजह से अब स्ट्रेस जो है कई तरह के सिम्टम क्रिएट करती है वो, चिड़चिड़ापन, माँ बाप को गुस्सा जल्दी आ रहा है, वो गुस्सा कई बार बच्चों पे निकलता है, बच्चों को झिड़कना, उनके ऊपर चिल्लाना, या उनके ऊपर हाथ भी उठा देना, कई बार इस तरह की सिम्टम्स आते हैं। तो एक तो उन माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारी फैमिली के, वो गड़बड़ा गए हैं। तो ये ठीक हो जाएंगे जल्दी, और जब तक ये ठीक नहीं होते उनका असर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर ना हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका असर होगा तो फैमिली में एक बंदा अगर मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, तो उसका पूरी फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग किसी की वाइफ है, या घर में माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप हैं, या बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले सहारा होता है भगवान का जी। सभी अपने अपने देवी देवताओं को, गॉड को, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब जाते हैं। मेडिटेशन, ठीक है जी, मेडिटेशन हमने जरूर करनी है सुबह उठ करके,
ठीक है, अपने भगवान का नाम लिखा है। योगा है हमारे पास, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास फिजिकल वर्क है, सैर कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक है, बाहर नहीं जा सकते तो छत पे सैर कर सकते हैं, यानी कोई ना कोई किस्म का वर्कआउट ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों के ऊपर इसका अगर प्रभाव पड़ रहा है, हम देखते हैं कि अगर बच्चों पे तनाव आ रहा है तो बच्चों के साथ पेरेंट्स और बच्चों का जो तालमेल है आपस में, जो उनका रिश्ता है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इसके माध्यम से, ठीक है जी। तो देखो, साइकोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या अच्छा बिहेवियर बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों को दिन में, ये मेरी सारे व्यूअर्स और सब, मैं चाहता हूँ कि बच्चों के भले के लिए इसको नोट जरूर करें। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। हमारे व्यूअर्स जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कलम पेन ले लें, साथ में नोट कर लें किसी कागज पे। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं और आप नोट करेंगे वो अच्छा लगेगा। क्यों प्रद्युम्न जी, इसको नोट कर लेना चाहिए कि आप फटाफट कलम पेन उठाइए। डॉक्टर साहब एक बहुत जनरल नॉलेज की बात आपको देने जा रहे हैं, टिप्स देने जा रहे हैं जो आप बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक होंगे। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। जी वालिया साहब, देखिए, बच्चों के साथ हमारा तालमेल बना रहे, बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे से प्यार करें, हमारा कहना माने, उसके लिए बच्चों को दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक 8 तरह के मिनिमम 8 टचेस बोलते हैं हम इसको जी, टच यानी छूना, ये जरूरी है जी। 8 टच। वो 8 टच कौन से हैं? मैं उनमें से 3 टच में लिए गए हैं हमने जी। 3 तरह से, 3 प्रकार के टच है, लेकिन उनको दिन में 8 बार करना है। ठीक है जी। तो अगर जैसे अगर कोई सिचुएशन ज़्यादा खराब है तो उसको हम 8 से 12 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हमने करनी है। क्या करनी है? बच्चे को कॉलर, जैसे बच्चे का कॉलर ठीक कर देना, उसको ये लगा कि मेरा कुछ खराब था और मेरे पापा ने, मम्मा ने इसको ठीक कर दिया, ये मेरी केयर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ए पैट ऑन द शोल्डर, पीठ थपथपाना। ठीक है, बच्चे ने पानी ला के दिया आपको, बच्चे ने आपको कहा शाबाश देनी, पीठ थपथपाना। नंबर 3, अ सिंपल हग, एक प्यार की जप्फी जिसको बोलते हैं, बच्चे को गोद में लेना, जप्फी डालना। ये 3 तरह की चीजें हैं जो आपको कम से कम 8 बार दिन में करनी है बच्चों के, अपने बच्चों को। उसका बटन खुला हुआ है, बटन बंद कर दिया, कॉलर ठीक कर दिया बच्चे की, ठीक है, कोई ड्रेस ठीक नहीं है, ठीक कर दी, हाँ, उसकी निक्कर ठीक कर दी, हाँ जी, शूज ठीक कर दी, किसी भी तरह जी। दूसरा, उसकी पीठ थपथपाना जी। उसने आपका छोटा सा काम कर दिया, उसको शाबाशी देना जी, चाहे वो आपको पानी पिला दे या कोई आपके जूते ले आके आपको दे दे। ठीक है। तीसरा, उसको हग करना, अ सिंपल हग, एक प्यार की जप्पी जिसको बोलते हैं, या गोदी में बिठाना, जादू की जप्पी। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपने 8 बार तो दोहराना ही दोहराना है दिन में, और अगर सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब है तो इसको 12 बार कर सकते हैं। ये देखो, सिंपल 3 स्टेप्स हैं इसके। डॉक्टर साहब, इससे आगे के आप और जानकारी दें। 3 स्टेप के बारे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे बच्चे का ड्रेस ठीक कर दी, कॉलर ठीक कर दिया, उसके बाल ठीक कर दिए जी, और सेकंड उसको जादू की झपकी दे दी, तीसरा उसकी पीठ थपथपा दी। ऐसा आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से दर्शक बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। सोमदेव कुकरेजा जी हैं, एज दिस टाइम एवरी मिडिल क्लास इज इन टेंशन बिकॉज ऑफ अर्निंग, अदर साइड प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर पुटिंग प्रेशर ऑफ पेरेंट्स फॉर फीस। ये कहते पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी एक बहुत टेंशन का कारण है। इसका बताएं। देखिए, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि 100% लोग, जो हम ये नहीं कह सकते कि वो फीस नहीं दे सकते, या 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो फीस दे सकते हैं जी। जो दे सकते हैं उनको देना चाहिए। कई गवर्नमेंट जॉब में हैं पेरेंट्स, कईयों का बिजनेस ठीक है चल रहा है, कई फाइनेंशियली साउंड है, तो उनको कईयों की मेरी प्राइवेट टीचर से भी बात होती है, और वो कह रहे हैं कि स्कूल वाले हमें सैलरी नहीं दे रहे, हम कहाँ जाएं। और स्कूल वाले कहते हैं, मैनेजमेंट कहती है कि जब तक बच्चों की फीस नहीं आएगी हम आपको सैलरी कहाँ से दें। अब कईयों का ये इशू भी है।
अब जो तो फीस पे कर सकते हैं अपने बच्चों की, हालांकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, हाई कोर्ट्स के आई थिंक ऑर्डर्स भी आए हैं, पीछे एक डिसीजन भी हुआ है जी कि जो स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं, और दूसरी फीस जैसे एग्जामिनेशन फीस है, ट्रांसपोर्ट है, एडमिशन फीस है, बिल्डिंग फंड, वो नहीं आप ले सकते क्योंकि बच्चे आपकी बिल्डिंग नहीं यूज कर रहे हैं ना, वो बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो आप ट्यूशन फीस के हकदार हो, तो पेरेंट्स को आई थिंक ट्यूशन फीस देनी चाहिए जो दे सकते हैं। नहीं, ये लगता है कि जैसे सोमदेव कुकरेजा जी ने कहा, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत से खुले हुए अलग अलग नामों से। जी जी। आज से 6 महीने पहले उन्होंने मान लो किसी से 2 लाख का वादा किया। हमारे पास कई केस ऐसे आए हैं। जी जी। क्योंकि वो ऑन द क्लास में जाके बच्चे ट्यूशन ले लेते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें, लेकिन वहाँ लॉकडाउन हो गया। अब लाख 2-2 लाख रुपए उन्होंने फीस दे रखी है। बिल्कुल। क्लासेस चल नहीं रही, उनको ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं, ना तो आगे की फीस वो मांग रहे हैं, वो पीछे की अभी कवर नहीं कर रहे। इस तरह की भी डॉक्टर साहब दिखते हैं। चलो इस पे हम फिर बात करेंगे। हमारे एक सोन जी हैं, वो प्रदुमन जी आपको कह रहे हैं, प्रदुमन जी ने ठीक समझा कि फादर की चिंता से बच्चों को तो चिंता हो ही जाती है जी। चाहे कोई माने या ना माने, कि फादर को देखकर, माँ बाप को देखकर बच्चों को चिंता हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, इस बारे में एज ए पेरेंट्स माँ बाप को अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर माँ बाप फील करते हैं कि मेरी वजह से या मेरी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे में चिंता आ रही है, तो उसका बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ एक लवली कम्युनिकेशन, एक अच्छा आदान प्रदान विचारों का है जो उसको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। हेल्दी एटमॉस्फेयर। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारे जो बच्चों के साथ रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए जी। ठीक है। अगर आपने देखा कि बच्चे में मेरी वजह से ये सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं, तो क्योंकि बच्चा एक सॉफ्ट हार्टेड है, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा। ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं या फादर हैं उसको प्यार से अपने पास बिठा करके तो उसको ये हौसला दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि भी ये तो यार टेम्परेरी सिचुएशन है, आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी सिचुएशन पर कोशिश करें कि बच्चों के सामने आप ऐसी बिल्कुल भी अपने आप को मायूस शेयर ना करें उसके साथ कि आपके ऊपर कोई कर्जा है, आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है। बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करें। पहले कोशिश तो ये करें, उसको शो ना होने दें। तो प्रदुमन जी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात कर रहे हैं कि बच्चों को चिंता अपनी ना बताएं या शो ना होने दें, डिप्रेशन आप अपना शो ही ना होने दें जो आप अपने पे ले रखा है, लेकिन माँ बाप जब मम्मी पापा बात करते हैं बच्चे तो वाच करते हैं। प्रदुमन जी, उसमें पता नहीं लग जाता बच्चों को? आजकल के तो कंप्यूटराइज हैं बच्चे। बिल्कुल, मैं ये बात आपकी ठीक है। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब की जी कि डॉक्टर साहब ने 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं जी बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर। जी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जी। एक तो जैसे इन्होंने अभी बताया, चलो हम इसको लेते हैं अगर पहले, कि मेरे मन में भी यही भाव आ रहा था कि पेरेंट्स जो है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। बिल्कुल। तो उन बच्चों से अगर हम प्यार करते हैं तो हम अपनी जो हमारी टेंशन्स हैं या हमारा जो तनाव है जी, हम पेरेंट्स ये प्रयास करें कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों को वो अपने चेहरे की जो तनाव है या डिप्रेशन है वो बच्चों को पता ना चलने दें। अगर किसी प्रकार का तनाव है, कारोबारी तनाव है, फाइनेंशियल पोजीशन का तनाव है, तो पति पत्नी अलग से अपने कमरे में बैठ करके वहाँ पे डिस्कस प्रयास करें कि बच्चों के सामने वो चर्चा भी ना करें। जी जी। जिससे इनडायरेक्टली जितना संभव हो सकता है, जो चीज़ तो बियॉन्ड कंट्रोल है, कई घरों में मान लो एक घर का ही मकान है या छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, तो उनके पास ऐसा भी साधन नहीं है कि चारा नहीं बचता, या कभी कभी बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है कि एक्सप्रेस हो जाता है अपना तनाव बच्चों के सामने। लेकिन प्रयास करें, जो बच्चों से हम प्यार करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं, मैं इससे सहमत हूँ, ये एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा। दूसरा, इन्होंने एक मैं वालिया जी साथ ही और जोड़ना चाहूँगा ताकि रिपीट भी हो जाए व्यूअर्स के लिए। एक इन्होंने जो बताया था कि मेडिटेशन, तो एक डिप्रेशन का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक सोल्यूशन है यदि घरों के अंदर एक मेडिटेशन का वातावरण बन जाए, अपने अपने आराध्या के साथ इस डिप्रेशन के माहौल में मेडिटेशन के माध्यम से हम
अपने गुरु से, अपने इष्ट से बात कर सकते हैं, अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने मन की भाव और अपने चिंता अपने गुरु महाराज को, अपने देवी देवता को, अपने इष्ट को, जिसके साथ हम मेडिटेट कर रहे हैं खुद को, बिल्कुल उससे हम बात कर सकते हैं और उससे हमें एक स्ट्रेस फ्री वातावरण मिलता है। हमारे बच्चे भी प्रयास करें और पेरेंट्स भी प्रयास करें। दूसरा ये बहुत अच्छा तरीका। एक रह गया जो इन्होंने 3 जो टैबलेट बताई हैं, वो तीनों टैबलेट बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं कि हम उन अपने बच्चों को, पहली इन्होंने दवाई क्या बताई है, पहली गोली कौन सी है कि हमने अपने बच्चों का कॉलर या कपड़े, वस्त्र बटन 1 बार 8 बार दिन के अंदर प्रयास करना है, बार बार, ताकि बच्चे को एक अपनापन लगे। दूसरी टैबलेट है कि बच्चे को बार बार हम दिन में 8 बार कम से कम हम उसकी पीठ थपथपाएं, हौसला दें, वेल डन बेटा, तेरे मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं, जैसी भी उसकी स्थिति है, लेकिन हम बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसको लगे कि हाँ मेरे पापा तो मेरे से खुश हैं, कोई तनाव नहीं है इनको। और तीसरा, दिन में हम उसको हग करें, प्यार से उसको, आप बेटे कैसे हो, क्या कर रहे हो आप। तो ये 3 टैबलेट यदि हम, हर माँ बाप अपने बच्चों को देगा, मेडिटेशन की दवाई भी देगा, और जो हम तनाव अपना उनके सामने शो ना करें, तो मुझे लगता है कि घरों के अंदर, बच्चों के अंदर ये तनाव को दूर करने के लिए सबसे यूजफुल रहेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि बात तनाव की चल रही है, हमारे व्यूअर्स भी तरह तरह के कमेंट्स बहुत बढ़िया दे रहे हैं। सैकड़ों व्यूअर्स ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रेज कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, इस तरह के आप प्रोग्राम करते रहें। थोड़ा सा मैं हल्की सी बात करूं, माहौल थोड़ा सा क्योंकि गमगीन ना हो जाना। जैसे आपने बच्चों की बात की, कई घरों में डॉक्टर साहब, जैसे पहले तो कंबाइंड फैमिली थी, अब जैसे किसी की शादी हुई, बच्चा बाहर चला गया या कॉर्पोरेट जगत आ गया, कोई बॉम्बे सेट हो गया, कोई कहीं चले गए, अलग अलग सिटीज में, वो मियाँ बीवी अकेले हैं। अभी कई बार बच्चे नहीं होते, तो मियाँ बीवी भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो उनको भी ये तीनों फार्मूलों पे गौर करनी चाहिए। हाँ, तीनों उनको भी की जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। पति पत्नी भी आपस में यदि बच्चे उनके दूर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ, एक बच्चे को जैसे प्यार करते हैं ना, वैसा अगर उसको वातावरण, अगर वो भी आपस में दें, उसको शेयर करें, क्योंकि वो ये नहीं, दोनों जो मियाँ बीवी हैं घर में अकेले रह रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, और रात को तो सो ही जाना है। अब दिन का जो पीरियड है, चेंज ऑफ एक्टिविटीज, चेंज जरूरी है, क्योंकि लाइफ जो है चेंज मांगती है, बदलाव। अब एक ही दाल आप रोज खाओगे, एक ही सब्जी आप रोज खाओगे, तो आप मतलब कि आप यू आर लाइक इट कि अगेन इसको बार बार खाना। तो उसमें ऐसे माहौल के अंदर, जैसे वाली साहब आप पूछ रहे हो, तो उसमें थोड़े चेंजेस जरूरी हैं। मतलब वो अपने, अगर अंदर रहना है, घर के अंदर बंद है, बाहर नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, कोई पिक्चर देखने नहीं जा सकते, किसी को मिल, तो अंदर कोई एक्टिविटीज़ वो ऐसी क्रिएट कर लें, जैसे मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, छत पे सैर करनी है, या लॉन है उसमें सैर करनी है, या कोई पर्टिकुलर टाइम पे हमने वो सीरियल देखना है, या पिक्चर देखनी है। जी आज इंटरनेट पे आज अवेलेबल है, यूट्यूब है, ठीक है। तो अपने कोई, या कोई डिश बना के ऐसी डिश बना के खा ली, तो अंदर रहते हुए वो अपने आप में चेंज लाए, ताकि आप जिंदगी से ऊब ना जाए, वो उकता ना जाए, क्योंकि ऊबने से, उकताने से एक तो प्यार खत्म होता है, दूसरा आपस में मतलब कन्वर्सेशन कम हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो और दिन में कुछ टाइम एकांत में बिताएं, दोनों एकांत जी, मतलब हाफ ऑफ द डे कह लो, या कुछ घंटे वो अपने अलग एक्टिविटी करे, वो अपनी अलग एक्टिविटी करे, सोना है तो अलग अलग सोए, या कुछ और भी है जैसे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप डॉक्टर साहब की बात से सहमत हो? अगर मियाँ बीवी अकेले हैं, जैसे कोविड आ गया या घर से नहीं, लॉकडाउन में फंस गए, तो मियाँ बीवी अकेले हैं, पहले तो दोनों सर्विस कर रहे हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी पे चला जाता है, घरवाली भी चली गई, लेकिन अब वो 24 घंटे उन्होंने इकट्ठा, निकल रिटायर्ड भी हैं या रिटायर्ड हैं जो, उनके लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ी देर उनको अलग लेना चाहिए, अलग अलग कमरे में रहना चाहिए। इन्होंने अलग अलग कब, इनका भाव जो मुझे समझ में आया है जी, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जैसे अपना जस्ट टू चेंज, मतलब जो रहने का हमारा जो दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा हम बदलाव कर लेंगे। बिल्कुल, मतलब एक ही तरह का यदि वो रहेगा तो हो सकता है वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन यदि वो थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे, जैसे इन्होंने कहा कि वो अलग से थोड़ा अपने आप से ही बातें करेंगे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम वो एकांत में रह के, मतलब एक ये भी एक काम हो सकता है, एक रेमेडी है ये, एक हमारा ये भी एक प्रयास हो सकता है कि ये रेमेडी का ये तरीका भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं।
उससे भी अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है जी। तो उसको जरूर ऐसा करके प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूअर्स हैं, वो पूछ रहे हैं बिहेवियर, कहते लॉकडाउन में मैं ये वॉच कर रहा हूँ, अपने बच्चों की वो बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का बिहेवियर कुछ और तरह हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। देखो जी, उसका बेसिक रीज़न है ये है कि जैसे शुरुआत में आपने बात की थी कि बच्चे जो है बंदर प्रवृत्ति होते हैं जी, उछलना कूदना मौज मस्ती करना खेलना। तो अब ये लॉकडाउन पीरियड में क्या हो गया कि उनको घर में रहना पड़ गया, स्कूल भी नहीं जा रहे जी, दोस्तों से नहीं मिल रहे, ठीक है ना जी, बाहर गेट से बाहर नहीं निकल सकते, कुल्फी नहीं खाने को फिर डोसा नहीं मिल रहा, ठीक है ना, जंगी सिटी सेंटर नहीं जा रहे जी, ठीक है जी। तो अब ये चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है बच्चों में। उसकी रेमेडी ये है कि बच्चों को पढ़ाई की जहाँ तक इम्पोर्टेंस है कि उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, वो ठीक है, प्रेफरेंस दो उसको। उसके लिए अलावा हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए घर में जैसे ऑनलाइन गेम्स हैं या इंडोर गेम्स हैं, उनका सहारा ले सकते हैं उनकी बोरियत को दूर करने के लिए। क्योंकि चिड़चिड़ापन क्यों आया, जब बच्चे को बोरियत होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, जब बच्चा बोर हो रहा है तो बच्चे को कोशिश करें बोर ना होने दें, ठीक है। सुबह शाम जब माहौल हवा अच्छी है, फ्रेश एयर है, तो बाहर भी जैसे पार्क में है वहाँ पे मास्क पहन के या और इस चीज़ों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू की हैं गाइडलाइंस, उनका पालन करते हुए हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है, सैर कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, छत के ऊपर बैडमिंटन खेल सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, ठीक है, तो बच्चे खुश रहेंगे उसमें, तो इरिटेशन कम होगी। बिल्कुल, आप सहमत हो? और एक डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और चीज़ पूछना चाहता था कि वालिया जी ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे जिनके बाहर रहते हैं वो मियाँ बीबी अकेले रहते हैं घरों में, और इस टाइम के अंदर एक तो बच्चों की दूरी का भी कई बार तनाव रहता है उनको कि बच्चे आंखों की नज़रों से दूर हैं इस कोरोना महामारी के डर में, और बच्चे आंखों से दूर रहें तो माँ बाप को एक वो तनाव रहना भी निश्चित है। तो मुझे लगता है कि वालिया जी और डॉक्टर साहब भी बताएंगे ये बात कि ऐसे वातावरण में यदि हम पति पत्नी हैं या बच्चे, सारा एक परिवार है, इस कोरोना ने एक चीज़ सिखा दी कम से कम हमें कि घर में रह के वास्तव में जो हम जिनके सहारे सोचते थे कि हमारे दोस्त ही हमारी दुनिया है, जिनके साथ हम बाहर घूमते हैं वही हमारी दुनिया है, लेकिन कोरोना ने ये बता दिया कि आपके घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, जो हर टाइम पे आपका जिसने ध्यान रखा वही आपके मित्र हैं। यदि हम उनके साथ एक मित्रता का भाव, हम पति पत्नी यदि दो ही घर में रह रहे हैं तो बीच बीच में हम ये भाव लेके आए कि उनको आपस में उसको ये बताओ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पत्नी उसको ये महसूस कराए कि मैं भी तुम्हारे मित्रता के नाते से यदि हम बिहेव करेंगे तो हमें तनाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा मित्रता के उसने निभाई, तो उसको ये एहसास कराओ कि हम पति पत्नी भी हैं लेकिन एक अच्छे मित्र भी हैं, तो ये भी हमें एक तनाव कम करने के अंदर, मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर साहब आप सहमत हो, क्या ये सहायक हो सकता है या नहीं? ये बच्चा बड़े अच्छे टिप्स हैं आपके जो हमने दिए हैं कि एक पति पत्नी घर में रहते हुए अपने आप को एक तरह का दोस्त और मित्र समझें जी, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपको अगर कोई काम आता है तो वो आपका अच्छा और सच्चा मित्र आता है, ठीक है। तो आप घर में रहते हुए पति पत्नी मित्र क्यों नहीं हो सकते, या बच्चे हमारे मित्र क्यों नहीं हो सकते, या भाई बहन हमारे मित्र क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरह से मतलब अगर हम बिहेव करते हैं, पत्नी पति को और पति पत्नी को हम अपना दोस्त और मित्र समझे, तो आई थिंक कि ये जिंदगी जीने का एक बढ़िया तरीका है और उसमें चेंज भी लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ थोड़ा दोनों से पूछूंगा, आपने हमारे दोनों से पूछा था मैं अब आपसे और आप दोनों से पूछूंगा। दोनों का एक मत है कि भाई पति पत्नी जो है वो कुछ खतरनाक सा सवाल तो नहीं पूछा? नहीं कि दोस्त हैं, मित्र हैं, सगा हैं, बनना चाहिए, ये तो उसके लिए हो जो ना हो। या आप दोनों पति पत्नी को दुश्मन समझते हो कि भाई मित्र सोना चाहिए, दोस्त होना चाहिए? वालिया साहब, मैं ये कहता हूँ हमारे रिश्ते दो तरह से होते हैं। तो हमारे मैं बता रहा हूँ, नहीं दुश्मनी की बात है ही नहीं इसके अंदर। हाँ जी, भाव क्या होता है जी, हमारे हर रिश्ते के अंदर वैसे तो सामान्यता ये भाव रहना चाहिए, लेकिन मैं तो इस हक में भी हूं कि हम अपने बच्चों के भी, अपने भाई बहन के भी, चाहे अपनी पत्नी के, मैं कहता हूं कि मित्रता एक ऐसा शब्द है जो बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ समा सकता है। ये जो इसके अंदर मेरा कहने का, हमारे अंदर एक लिमिटेशंस होती हैं जी, पति पत्नी के रिश्ते में, या बाप बेटे के, माँ बेटे के, या माँ बेटी के रिश्ते के अंदर एक लिमिटेशन है यदि वो रिश्ते में बंधे हुए हैं। जब मित्रता का रिश्ता आ जाता है तो मित्रा में वो
मित्रता के रिश्ते में ओपन हार्ट होके जी उससे बात कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा इसका इफेक्ट जो है साइकोलॉजिकल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब इसका मिश्रण हम रिश्ता और मित्रता के उसको मिश्रण कर देंगे तो उसका बेटर रिजल्ट, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक। तो ये मेरा कहने का भाव है। आप सहमत हो इनकी बात? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा दमन साहब ने कहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मित्रता जो शब्द है बिल्कुल, वो मियां वो कहीं भी फिट कर सकते हो आप, फिट कर सकते कहीं भी बिल्कुल, कर ये सकते जरूरी नहीं भी मित्र हैं हम तो, पति पत्नी भी मित्र हो सकते हैं, और जहाँ मित्रता रहेगी वहां पर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वालिया जी, फेसबुक के अंदर जी हमारे परिवार के सदस्य है, जी हमारे भाई बहन पत्नी रिश्तेदार, जी। हम फेसबुक क्या कहते हैं, हम फेसबुक फ्रेंड है, जी उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेजी जाती है। जी वो ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती कि बाकियों को तो हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और पत्नी को हम पति वाली रिक्वेस्ट भेजेंगे। फेसबुक एक ही अलाउ करती है कि आपकी उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट कहती है। फेसबुक को भी पता है कि मित्रता वो चाहे वो फेसबुक तक सीमित है, चाहे वो कितनी उसमें घनिष्ठता है आपकी, वो एक अलग बात है, लेकिन उस विषय को, उस महत्व को समझते हुए हम सारा एक परिवार ही बन जाते हैं। वो फेसबुक पे हमारे फ्रेंड हो। डॉक्टर साहब, चलो ये तो परिवारों की बात हुई, सभी को इसको ध्यान देना चाहिए। मित्रता शब्द ऐसा है, मित्रता के साथ साथ अगर आज की हम बात करें, फिर पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी, यारी दोस्ती में भी एक ऐसा शब्द आ गया है डिप्रेशन, जो अमूमन डिप्रेशन आदमी एक दूसरे को नहीं बताता। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर एक आदमी को कोई ना कोई मजबूरी है। ये लॉकडाउन के पीरियड में जी जी। किसी के पास दाल है तो आटा नहीं, आटा है तो दाल नहीं। अमूमन घरों में पैसा है तो उसको खर्च कहाँ करें, बिल्कुल। अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से लेकर आएं, स्कूल की फीस कैसे दें, बिजली का बिल कैसे दें। इसी तरह के डिप्रेशन लिए बैठे हैं। इसका डॉक्टर साहब क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन को समझना होगा कि डिप्रेशन है क्या। जी ठीक है, डिप्रेशन सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बीमारी है। जी ठीक है ना। बहुत अभी भी हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर क्या पढ़े लिखे और क्या अनपढ़ इससे अनजान है जी, या मिसकंसेप्शन है। बहुत बढ़िया। ठीक है, वो कहते हैं कि ये तो पागलों के डॉक्टर हैं, कई बार ऐसा हाँ, बोल ये दिया जाता है। अमूमन होता है। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर वो कहते हैं ना जी इसको जरा साइकेट्रिस्ट को दिखा दो या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ जी, ये थोड़ा उदास सा रहता है, ये काम में मन नहीं लगता, किसी से बातचीत नहीं करता, भी थोड़ा सा चलो किसी मनोवैज्ञानिक को दिखा दो या साइकेट्रिस्ट को, तो कह रहा मैं पागल थोड़ी हूँ। मतलब वो हमें पागलों के डॉक्टर समझता है, जबकि पागल आदमी का इलाज असंभव सा है। इलाज होता है जो कॉन्शियस में है, जो बात का जवाब दे रहा है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जिससे हो रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो आंसर दे रहा है। तो हमारा काम तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले रोकना और बचाना है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का काम ये होता है। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन डिजीज है वर्ल्ड वाइड जी आजकल की डेट में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिप्रेशन है क्या और इसके लक्षण क्या है। जी, हम लक्षणों को समझ लेंगे तो हमें डिप्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 15 इसके लक्षण हैं जिसको हमें देखना है। ठीक है, जिसको हमें समझना है। पहला लक्षण तो देखो है कि जो डिप्रेशन का व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर समय उदास रहता है। अच्छा। हाँ जी, घर में रहेगा, काम पे रहेगा, ऑफिस में रहेगा, उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे आप उदासी महसूस करोगे। ठीक है। दूसरा लक्षण है जिसको हम कहते हैं बुझा बुझा सा रहता है जी। दूसरा लक्षण है जिन कामों को वो पहले खुशी खुशी करता था, जैसे उसका क्रिकेट खेलता था या सैर पे जाता था या घर में कोई काम है, अच्छा ऑफिस में अच्छे ढंग से काम करता था, अब उन कामों को वो करता तो है लेकिन बोझ समझ के खुशी से नहीं करता। ये डिप्रेशन का एक लक्षण है। ठीक है। तीसरा लक्षण इसका है कि रात को ठीक ढंग से सो नहीं सकता, नींद ठीक से नहीं आती। ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम इंसोम्निया बोल देते हैं, बीमारी, नींद की प्रॉब्लम जिसको है। ठीक है जी। उसके बाद हमेशा बेआरामी महसूस करता है, नींद नहीं आती और बेआरामी महसूस करता है। और इसमें सदैव थका सा रहता है, हमेशा थकान महसूस करना, इसको हम बोल देते हैं मेंटल लेथार्जी एज वेल एज फिजिकल लेथार्जी। शारीरिक और मानसिक थकान से वो व्यक्ति ग्रसित रहता है। ठीक है जी। और बिस्तर छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे सुबह 5 बजे का 6 बजे का अलार्म लगाया बंद करके फिर सो गया, या किसी ने उठा फिर सो गया, उठ के फिर सो जाना, यानी बेआरामी महसूस करना, थके से रहना, बिस्तर छोड़ना
उसको लगता है कि मैं सोया रहूं, उठूं ना। ठीक है जी। उसके बाद 2 और महत्वपूर्ण लक्षण है इसमें जी। एक है ज्यादा भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं इसको। दूसरे लक्षण में भूख ज्यादा लगने लग जाती है। अच्छा जी, मतलब बार बार खाना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए चाहिए। ये दोनों डिप्रेशन के लक्षण है। नींद ज्यादा आना भी कई बार डिप्रेशन का लक्षण होता है। मतलब हर घंटे बाद आप सो जाओ, 2 घंटे बाद। कई व्यक्ति आप देखते हो कि वो जहां मर्जी उनको सुला दो, जब मर्जी वो सो जाते हैं, नींद आ जाएगी, नहीं जाते। ठीक है, उसके अलावा कई प्रकार के दर्द रहते हैं जो कि ठीक नहीं होते। मतलब जो पेन है वो जगह को चेंज करते हैं। कभी गर्दन में पेन बताता है पेशेंट, कभी पेट में, कभी टांगों में, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता जी। रिपोर्ट्स बता रही हैं भी बंदा फिट है, ओके है, फिजिकली फिट है, मेंटली मेडिकली फिट है, लेकिन वो फिर भी उसको कहता है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है। हम वहम कहते हैं, जी जी जी, यहाँ दर्द हो जी गया, जी जी। उसके अलावा उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसके ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है, डिप्रेशन के व्यक्ति का, तो वो कम होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी काम पर ध्यान देना, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, किसी भी काम पर ध्यान देना मुश्किल है, और उसको कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, भूलना। ठीक है जी। और अक्सर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम करता है लड़ पड़ता है। वो घर में पेरेंट्स से, वाइफ से, बच्चों से, बॉस से, कुलीग से, छोटी छोटी बातों को लेकर वो, और चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें, इरिटेशंस जी। उसके बाद डरा डरा सा वह दुखी रहता है पर इसका कारण नहीं ढूंढ पाता। ठीक है जी। और वो ये एक बात की शिकायत करता है कि मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं नहीं बात करता, जाओ, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों से बातचीत, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद महसूस करता है कि मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही, मेरे जीने की कोई वजह नहीं है और कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा उसका मानना होता है। ठीक है जी। उसके बाद अपने आप को पसंद करना छोड़ देता, अपने आप में मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, इस तरह की भावना उसके मन में आनी शुरू हुई। और 15वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। ओके, मौत के बारे में वो यहाँ तक सोचता है कि कैसे अपने आप को ख़त्म करूँ, यानी सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति में। ये मतलब लेटर ऑन ऐसा होता है जब जो डिप्रेशन है सीवियर कंडीशन में चला जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी प्रवृत्ति उसकी हो जाती है कि अपने आप को खत्म कर लो, कुछ नहीं बचा संसार में, क्या लेना दुनिया से, मेरा कोई नहीं है। तो फिर ये उसका जो एक इस तरह ये डिप्रेशन का लास्ट हो है। जी जी आपके साथ प्रदुमन जी, डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल के अंदर इसके बारे जानकारी दी, लक्षण बताए, इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बिल्कुल, मैं इसके बारे में यही पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये लक्षण हैं, ये सामान्यतः ये लक्षण बड़ों के हैं या बच्चों के हैं? ये जो लक्षण जो बताए गए हैं ये बड़े किस आयु के स्तर में ये ज़्यादा रहते हैं और किस में ये कम हो सकते हैं? देखिए जी, वैसे तो ये लक्षण कभी भी, क्योंकि आजकल बच्चों में चाइल्डहुड डिप्रेशन भी देखा जाता है, मतलब जहाँ 11, 12, 13 साल के बच्चे में भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं, पर सभी लक्षणों ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये लक्षण मिडिल एज में शुरू देखे जाते हैं, मिडिल एज या ओल्ड एज में जाकर के। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर, हालातों के ऊपर। हमारे एक व्यूज़ हैं और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि शिवरात्रि की कि आज वो बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा हमें पता लगा था कि उनके पाँव में चोट लगी है, मोच आई है, इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे। वो डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं डॉक्टर कुलदीप एक बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट और ज्ञानवान हैं, समाज की सच्ची सेवा कर रहे हैं। ये हमारे एक व्यूअर्स हैं, रीना सिंगला जी, वो लिख रहे हैं, रीना जी आपको राम राम। हम पूछेंगे कि हमारे पैनल में चलो किसी को तो आपने ज्ञानवान कहा, हमारे बारे आपकी क्या राय है ये भी आप जरूर लिखिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई, चलो आपने लक्षण बताए डिप्रेशन के जो जैसे होता है,
अभी रिसेंटली एक हरियाणा में, मैं शहर का नाम लेना ठीक नहीं समझता, एक ऐसा केस आया, बच्चे के 95% +2 के अंदर नंबर आए। जी जी। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, माँ बाप का लाडला था। जी जी। और उसने 95% नंबर आने के बावजूद भी उसने सुसाइड कर लिया। और उसने जो लिखा, जिसको हम सुसाइड नोट कह लो या लास्ट लेटर कह लो माँ बाप के नाम, और उसने ये लिखा कि मैं अपने माता पिता के सपनों पे खरा नहीं उतरा, मेरे से एक और बच्चे के नंबर क्लास में ज़्यादा है, जबकि मैं डिज़र्व करता था। मेरे माँ बाप का ये सपना था कि मैं टॉप करूं, लेकिन मेरे IB के 2 पेपर कोई नहीं हुए जिनके ग्रेस मार्क लगे इसमें। वो कहता कि जो 2 पेपर नहीं हुए उनमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आने थे और मैंने टॉप करना था। अब मैं किस मुँह से जीऊँ? और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये प्रवृत्ति, ये क्या चीज़ है? देखिए जी, इसमें तो कोई पहले ना कोई डिप्रेशन, ना कोई लेना नहीं देना नहीं। जी जी। बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, लास्ट एक दिन पहले तक बहुत खुश है कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे। एकदम ही जब ऐसी घटना हो, इसे क्या कहेंगे? देखिए, ये है एक्सपेक्टेशंस का मामला जी। माँ बाप होते हैं कई बार बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। अब बच्चा, मान लो बच्चे में इनेट्स इनबॉर्न क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि बच्चा 70 या 80% ले सकता है मैक्सिमम। जी। अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन 90% या इससे ज़्यादा की हैं। अब वो उसको फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं बच्चों को जी कि भी तेरे तो 90% आने चाहिए, फलाने के मेरे बुआ के लड़के के इतने आए हैं, फलाने के मेरे चाचे के इतने आए हैं, पड़ोसी के कुलीग के इतने हैं, और तेरे भी इतने होने चाहिए जी। और वो उसी में अपनी शान समझते हैं। जबकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जी हर बच्चा अपनी काबिलियत लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल ठीक। आप परसेंटेजेस को उसके ऊपर थोप नहीं सकते। और दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि जिसके 90+ मार्क्स आए हैं 90% से ऊपर, वो नाकामयाब हो जाए आने वाले टाइम में, और जिसके 70% या 60% आए वो कामयाब हो जाए अपने फील्ड में। ये पॉसिबल है, और ऐसा हमारे दुनिया के महान मनोवैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात है जी, जिनको अपने अब आज दुनिया में नाम है, उनका IQ लेवल जितना था किसी का भी नहीं आज तक। ये तो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, गिरते रहो बिल्कुल, गिरते रहो, कभी तो कभी भी अपने आप को, अपने बेटे को आप ग्राउंड का मैदान ना बनाइए, ग्राउंड मत बनाइए कि कोई भी उसके खेल जाए उसके ऊपर। आपका बच्चा एक अलग यूनिक क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, आप देखो उसमें क्या क्वालिटीज हैं, आप उसके ऊपर जोर दो। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या किया जाता है, यही है, वहाँ पर कोई इसके मार्क्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, परसेंटेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, बस उसके ऊपर ध्यान दो आप। एक बच्चा खिलाड़ी बन सकता है, उसको परसेंटेज क्या करनी है, उसने बॉक्सर बनना है या क्रिकेटर बनना है, ठीक है, उसको पढ़ना है, पढ़ाई जरूरी है, ठीक है ना, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चे की होना जरूरी है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम थोपेंगे अपनी परसेंटेजेस को, तो देन हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। बच्चे की लियाकत देखनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस में इंटरेस्ट है। प्रदुमन जी, जो डॉक्टर साहब ने बात की और जो मैंने पूछा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल अपने वालिया साहब, आपने जिस बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया आपने कि उसके 95% मार्क्स आने के बावजूद भी उसने सुसाइड किया, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलों के अंदर हमें एक साइकोलॉजी ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसको स्ट्रेस तो नहीं दिया। कई बार हम क्या होता है, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चे, मेरे को तेरे पे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगे, यू विल अचीव द टारगेट, जो हम चाहते हैं उसको टारगेट ना दिया जाए। कई बार हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा अगर तेरे 98% मार्क्स ना आए तो हम तेरे को पास भी नहीं समझेंगे। अगर हम इस तरह की शब्दावली यदि यूज कर दी हमने, तो 95% वाला बच्चा भी डिप्रेशन में जा सकता है। उसको ये लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे से, जैसे इन्होंने कहा, एक्सपेक्टेशंस, अगर मेरे से एक्सपेक्टेशंस ही 98% की हैं और इससे कम ये मान लिया कि मैं पास ही नहीं हूं, तो उसको ये पता है कि मेरा बच्चा 90 अबव तो आएगा, लेकिन पेरेंट्स उस पर ये स्ट्रेस बना दें, ये दबाव बनाएं कि बेटा तूने 98 से कम नहीं आने चाहिए या फलां से कम नहीं आने चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बड़े ही ऐसे वातावरण के अंदर उसको यही मोटिवेशन देनी चाहिए कि बच्चे, हमें तेरे पे विश्वास है, तू जो मार्क्स लेके आएगा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेगा।
उसको मोटिवेशन दो, ना कि एक लिमिटेशन के अंदर बांध दो। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, यदि हम एक टारगेट बेस्ड उसको बता देंगे, परसेंटेज का टारगेट यदि हम बच्चे को दे के उसको डिप्रेशन में ले जाएंगे तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो इस स्थिति में तो पेरेंट्स को, डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि यही कहना चाहिए कि बच्चे को इस तरह से बांधना नहीं चाहिए। और आपने विदेशों का उदाहरण दिया कि वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम और बच्चे की वो काबिलियत देखी जाती है कि किस उसमें फॉल करता है, बिल्कुल, और वो उसको उसी में से देख के आगे उसको वो उभारते हैं। जी जी। तो बजाय हम उसको 2-4 इक्का दुक्का पॉइंटों की परसेंटेज के बीच में बांधने की बजाय ओवरऑल ग्रेडिंग देखें, उस बच्चे का कितना लेवल क्या है बिल्कुल स्टडी के अंदर, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर उसको वो मोटिवेशन मिलेगी तो वो डिप्रेशन में कम जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा प्रदुमन जी आपने कि वो हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज रही, पहले रही, स्टडी की रही, यही रही कि भाई पढ़ो बच्चों, पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, नंबर आएंगे तो आपकी आगे कहीं एडमिशन होगी, नंबर आएंगे तो आपको कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी ने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा रेसलर अच्छा बन सकता है या ये हॉकी बढ़िया खेल सकता है। डॉक्टर साहब अगर कोई पहले की अगर हम बात करें, अपने समय की हम बात करें प्रधानमंत्री जी, आपका तो समय हमारे से बाद ये था कि भी जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी आपको एडमिशन मिलेगी, उतने अच्छे ही आप आगे निकलेंगे। लेकिन अब सरकारें सोचने लगी हैं इस पे भी कि बच्चे का टेस्ट कहाँ है, जहाँ बच्चे का टेस्ट है उसको उसी तरह की एजुकेशन दी जाए। हमारा भी ये मानना है। बच्चे की सर, बच्चे का रिजल्ट कार्ड देख लो, जिस सब्जेक्ट में उसके ज्यादा नंबर है, इट मींस वो वहाँ काम कर रहा है बच्चा, वहाँ उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, इट मींस उसकी काबिलियत उसमें है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको आगे एडमिशन, हायर स्टडी के लिए एडमिशन उस बेस पे होनी चाहिए, ना कि उसके टोटल मार्क्स के ऊपर। हमारे बहुत से प्रोग्राम ये दर्शक दर्जनों और जुड़े हैं, जनार्दन जी हैं, पाठक जी हैं, सुरिंदर जी हैं, तेज जी हैं, बहुत हमारे और साथी देख रहे हैं। हमारी रीना सिंगला बहन लिख रही है, भाई साहब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, चलो तारीफ कर रहे हैं, ये भी पढ़ देनी चाहिए। सच्चाई के डगर पर चल रहे हो, बहन का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रीना जी, सबसे पहले आज हमने शिवरात्रि की शुभकामनाएं ही देकर ये प्रोग्राम शुरू किया, आपने शायद बाद में ये प्रोग्राम देखा, फिर भी हम आपको दोबारा शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। और आपने कहा कि जल्दी ही आपका चैनल नंबर 1 होने वाला है, नंबर 1 होने वाला है, और अब मेरा पैर पहले से ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, रिकवरी आपकी हुई पहले से, परमात्मा आपको और शक्ति दे, जल्दी ठीक हो। और आपने कहा मैं आपका प्रोग्राम हर रोज़ ज़रूर देखती हूँ। रीना जी, प्रोग्राम देखते हो तो आपके कमेंट्स बगैर सूना सूना लगता है प्रोग्राम, चाहे हमारे पास सैकड़ों कमेंट्स आ जाएं, जब तक आपका प्यार भरा कमेंट्स नहीं आता हमें भी बड़ा मायूसी सी होती है कि हमारे रीना जी जो एक इस चैनल के खास हमारे व्यूअर्स नहीं कहूँगा, एक हमारे साथी हो आप, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जल्दी ही स्वस्थ हों और टाइम निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में भी आएँ, अपनी बात अपने आप अपने स्टूडियो में, हम मेरा स्टूडियो नहीं है ये, आपका अपना स्टूडियो है, आप आकर अपनी बात रखें। और चलो हम दूसरी तरफ फिर दोबारा आते हुए, डिप्रेशन की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, जो घर में बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग और बच्चा कहते हैं एक सा हो जाता है, कुछ मुझे भी लगने लग गया कि मेरा भी बचपन वापस आ रहा है कि बुजुर्ग और बच्चे एक से हो जाते हैं, वो जिद करने लग जाते हैं, जैसे फिर उनके बच्चों को या उनकी बीवी को, उनके रिलेटिव्स को ये होता है, जैसे डॉक्टर साहब कोई चीज़ डॉक्टर ने मना की, फॉर एग्जांपल कि आपने आम नहीं खाना या आपने मीठा नहीं खाना, फिर वो जी करता है हम चोरी से खाएं, घर के इधर उधर हो, चोरी से कोई मिठाई आई वो चुपचाप खा जाए। ये क्या डॉक्टर साहब, ये क्या, इसका क्या इलाज है, कोई है या नहीं? देखो, ये एक आपकी मन की एक अर्ज है, एक साइकोलॉजी है कि कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ को मना किया जाए ना उसको खाने का ज़्यादा दिल करता है जी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसको मना किया हुआ है ना डॉक्टर ने, उसको खाने की ज़्यादा इच्छा होती है कि वो ज़्यादा खाया जाए या चोरी छुप खाए। बट आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो नहीं किसी को भी, मतलब अगर डॉक्टर ने मना किया तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली। हाँ, अगर नहीं है तो बच्चों की तरह अगर आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है तो आप खा सकते हो, क्यों नहीं, ठीक है। बट अगर मेडिकली वो मना किया गया है उसको तो वी शुड फॉलो दैट। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दोनों भाइयों से कि मुझे डॉक्टर ने, पीछे ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मीठा कम लेना है, कि आपने वालिया जी
कोई मीठे वाली चीज़ मिठाई कम खानी है जी। और डॉक्टर साहब मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग अपनी बात, क्योंकि सच बोलना चाहिए, सत्य का दर्पण है हमारे चैनल का नाम भी। तो एक कोई दोस्त आए मेरे, वो बाहर से आए और उनका भी मीठा बंद था, उसको भी डॉक्टर ने बोल रखा था भाई मीठा नहीं खाना। अच्छा। तो घर पे जैसे घर मिसेज स्कूल थे, बच्चे बाहर थे, ये मैं महीना 2 महीने पुरानी थोड़ी बात बता रहा हूँ। तो भाई साहब घर में लड्डू पड़े थे, तो जैसे फ्रिज खोला, मैंने कहा काम वाले को चाय बना दो। वो देखा मैंने, जब वो फ्रिज खोला ना, उसमें लड्डू पड़े थे। मैंने कहा भाई लड्डू पड़े हैं। कहता यार मेरे भी बंद है वालिया जी, 2 निकाल लाओ। तो दो लड्डू वो खा गया, 2 मैं खा गया। मतलब इस तरह की कई बार चोरी की आदत के घर वालों से चोरी चीज खा लें, ये कैसे हट सकती है? इसका कुछ बताएंगे उपाय? मेरे ख्याल से इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जी इसको घटाने की जरूरत, ऐसे हटाने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि आप भी तनाव में जा सकते हो फिर। इसका एक अपना आनंद है, जब दिल करे ना बचपन में लौटने का ऐसे जी, और वो बचपन में जाके ऐसे चुरा के कोई लड्डू खाने का मन करे तो कभी कभार उसको खा लेना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हुए। ऐसा भी नहीं है कि हमने स्वास्थ्य खराब करना है, लेकिन बचपन कभी कभी अगर अपना थोड़ा सा रंग दिखाए तो उसको भी एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक रंग भर के रखेगा आपकी समटाइम ओकेजनली इट्स ओके। तो डॉक्टर साहब रीना सिंगला जी आपके बारे लिख रही हैं, वैसे रीना जी स्टिक अपनी वो देती हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस, या जल्दी जल्दी वो किसी को ठीक नहीं कहती और जल्दी जल्दी किसी को गलत भी नहीं कहती, अपना पूरा वो स्टिक डिसीजन देती हैं। लेकिन आज वो लिख रही हैं फरमुमा जी, मैं पढ़ के सुनाते हुए खुशी भी महसूस करूंगा। वो कह रहे हैं, मैंने खुद देखा है डॉक्टर कुलदीप ने बहुत से परिवारों के चिराग अपनी बुद्धिमत्ता से बचाए हैं, बहुत ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, इन्हें वालिया जी हमारा साधु हुआ। बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति के बारे में रीना सिंगला जी ये बात कह रहे हैं जी, तो बहुत कम लोग हैं अभी तक जिनके बारे में रीना सिंगला जी मैडम का ये व्यू आता है कि वो बहुत अच्छा है। और रीना सिंगला जी खुद एक समाज सेवा के क्षेत्र से में जुड़ी हुई हैं, और यदि कोई समाज सेवी किसी दूसरे समाज सेवी के बारे में इस प्रकार का अगर वो कमेंट देता है या अपना व्यू रखता है ना, उसके अंदर वास्तविकता होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं करीब से उस चीज को देखा होता है, तभी वो मन से जब भाव निकल के आते हैं बिल्कुल, तो वो उसका प्रकटीकरण जो वो कर रहे हैं इस कमेंट्स के माध्यम से, तो निश्चित ही उन्होंने बड़े करीब से इनकी कार्यप्रणाली को देखा होगा। हम भी समाचार पत्रों के अंदर में बहुत से बार इनके प्रयासों को मैं भी देखता रहता हूँ, तो नजर आता है कि जो व्यक्ति समाज का काम पूरी उससे करता है ईमानदारी के साथ, वो उसकी झलक जो है समाज के अंदर आ ही जाती है। नहीं, बहुत बड़ी बात है रीना जी, कम से कम आप हमें भी बधाई दीजिए कि हम सच के दर्पण में आप जैसे लोग, रीना जी आप भी कई बार हमारे चैनल पे आए हो, और मैं तो ये कहता हूँ ये अम्बाला वासियों का अपना चैनल है, अपनी बात आप रखिए। और हम बधाई मैं इसलिए अपने आप को देना चाहूँगा कि हम आप जैसे योग्य है, रीना जी हो गए, हमारे डॉक्टर कुलदीप हो गए, जो अम्बाला तक या हरियाणा तक जिनका अपना सीमितता नहीं है, जो देश विदेशों में भी जाकर लेक्चर देते हैं और मोटिवेशन का ये कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप जी, आप रीना मैडम के या हमारे व्यूअर्स, क्योंकि बीच में बहुत से सैकड़ों व्यूअर्स ने आपकी प्रेज लिखी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से जो भी मेरे को इस वक्त लाइव शो चल रहा है उसके कमेंट्स आ रहे हैं, और रीना सिंगला मैडम और मेरे मित्र नरेश मित्तल जी जो जिला युवा विकास संगठन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जी, और कई मेरे दुर्गानगर से भी दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं मेरे, जो भी मेरे लिए आपने कमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, मेरी हौसला बढ़ाया है मेरा, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। और आपका यही हौसला मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जी धन्यवाद। एक चीज़ डॉक्टर साहब, क्योंकि समय अपने हिसाब से चलता है, घड़ी नहीं रुकती, हमारा समय, हमारे जो कैमरामैन हैं या हमारे जो एडिटिंग कर रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं बार बार कि समय के हिसाब से। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा अपने बारे, जैसे मैंने लड्डुओं की बात की, हमारे एक मेरे बहुत अच्छे हमारे बुजुर्ग कह लो या दोस्त कह लो, दोस्त की कोई एज नहीं होती, हमारे जेपी मेहता जी हैं,
जयबी मेहता जी अभी तो लॉकडाउन की वजह से वो बीमार है, राहत इंटरनेशनल वाले, राहत इंटरनेशनल वाले, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन होके हटा, महीना 2 महीने हुए थे, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सैर किया करो। तो मेहता जी आए, उनके साथ में अटेंडेंट था, मैंने कहा चलो मेहता जी सैर कर थोड़ा सा, वो मेरे साथ साथ हम 8 सेक्टर की मार्केट तक पहुंच गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जीप बहुत कई बार तंग करती है, कई बार मजा भी देती है ये जीप। वहाँ हम निकल रहे हैं, वहाँ चाट की दुकान थी, चाट और गोलगप्पे की, ये आपके 9 सेक्टर की मेन मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहाँ चलता चलता रुक गया, जैसे थोड़ा सा सांस चढ़ गया या कुछ। मेहता जी कहते क्यों वालिया जी, चाट की दुकान देख के रुक गए। उनका कहना था, और मेरा भी नहीं मेहता जी, और हमने तो चाट खानी है। मेहता जी की भी चाट और गोलगप्पे बंद थे, मेरे भी बंद थे, पर फिर भी मतलब हमने घर से चोरी, डॉक्टरों से चोरी, और जो वो साथ अटेंडेंट था, इतने के हमने गोलगप्पे नहीं खाए जितने उसको पैसे दिए भाई बताना नहीं। तो वो गोलगप्पों का उस वक्त तो स्वाद बहुत लगे, लेकिन रात को तकलीफ बहुत हुई। डॉक्टर साहब ये आदतें कैसे जा सकती हैं, इसके बारे लास्ट में आप बताएंगे। नहीं, जैसे सचदेवा जी ने भी कहा है कि यार कभी कभार इट इज ओके समटाइम्स जी, ठीक है जी, अगर आप खा लेते हो, ठीक है, अपने जस्ट एंजॉय के लिए जी, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बुरी बात है। बट इसको आप अपने सेहत का ध्यान रखते हो, इसको रेगुलरली नहीं खाना जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम वापस अपने प्रोग्राम पे आते हुए डॉक्टर साहब, हमने बच्चों की बात की, बच्चों के डिप्रेशन की बात की, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। प्रदुमन जी, लास्ट में, इससे पहले कि डॉक्टर साहब अपना पूंजीगत बात करें, आप 1 या आधे मिनट में क्या आप कहना चाहेंगे आज की डिस्कशन? मैं वालिया साहब, आज की डिस्कशन जो हुई है हमारी, मैं धन्यवाद करते हुए कि डॉक्टर कुलदीप जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अपने विचार, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड के अंदर इन्होंने काम किया है और इन्होंने वो सारी शिक्षाएं ऐसी ले रखी हैं। हम तो केवल अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार रखे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता जो है इस फील्ड में उनकी है, क्योंकि वो बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो एनिमल जस्टिस के लिए जो ये काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी में सेवा का ये काम कर रहे हैं, और विभिन्न संस्थाओं में, और विशेषकर ये बच्चों के अधिकारों के लिए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने स्टडी की हुई है, विदेशों से भी इन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं। तो उसके आधार पे जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, मैं ये कहता हूँ कि उन टिप्स को बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सामान्य टिप्स ऐसे नहीं हैं, एक विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है इस क्षेत्र के अंदर जिन्होंने काम किया हुआ है, ये उनके अनुभव और शिक्षा के आधार पर उन्होंने ये टिप्स बताए हैं। यदि हम इन टिप्स को अपने घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर से जो हम जिस विषय को आज लेकर बैठे थे, इस तनाव के और डिप्रेशन के, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। हमने अपने जो है जीवन के अंदर सकारात्मकता लेकर आनी है, पॉजिटिवनेस लेकर आनी है। नेगेटिविटी को अपनी जीवन के अंदर हमने कभी हावी नहीं होने देना है। जिस प्रकार कोरोना है, इस संकट से हम उबर जाएंगे, ये सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि हम इससे फाइट करेंगे और इसको जो है हम इससे निजात हमें मिलेगी। तो मैं वालिया जी, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का भी धन्यवाद कि ऐसे ऐसे विषय जो हैं अपने व्यूअर्स के सामने लेकर आए, जो एक बहुत ही इस कोरोना जैसे संकट के दौर में जो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, और ऐसे महानुभाव को स्टूडियो में बुलाकर और व्यूअर्स को घर बैठे जो है इसका लाभ मिल सकता है। मैं आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का भी और डॉक्टर कुलदीप जी का भी बहुत कोटि जो है साधुवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अंत में सिर्फ आधा मिनट आप क्या हमारे व्यूअर्स को जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं क्या कहना चाहिए? जी, मैं अपने व्यूअर्स को दीप न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से ये सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिए। जहाँ आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वहाँ मेंटल हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य की कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, या हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, हमारा डिप्रेशन किसी की मुसीबत का कारण ना बने, चाहे वो हमारी फैमिली है, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मानसिक तौर पर भी आप स्वस्थ रहिए। अगर आप, भगवान ना करे, किसी को इस तरह की कोई दिक्कत आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे साइकाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी सेवाएं लें।
धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। और ये थे हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, और हमारे साथ आप आज दूसरे हमारे पैनलिस्ट थे हमारे प्रद्युम्न सचदेवा जी। दोनों की बातचीत आपने सुनी और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और आप हमारा ये लाइव प्रोग्राम जो आज हमने दिया, ये आप YouTube पे भी देख सकते हैं। YouTube पे हमारे डीप एक्सप्रेस न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप फेसबुक पे भी इसे देख सकते हैं और YouTube पे आप इसे ज़रूर देखिए। जी हाँ, मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूं, प्रद्युम्न जी का धन्यवाद करूं, मैं आपको बताऊं कि हम एक अपना लॉकडाउन की वजह से जो हमारे प्रोग्राम बीच में थोड़ा हमने डिले किए थे या ये कहें कि बंद कर दिए थे, लेकिन अब हम दोबारा उसे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है उनको देखते हुए स्टूडियो के अंदर ही हम प्रोग्राम अपना शुरू करने जा रहे हैं दूसरे, जिसमें हम कॉफ़ी विद कवि प्रोग्राम हम नेक्स्ट सैटरडे, आने वाले सैटरडे को आप देखेंगे। उसे हमारे अम्बाला के ही आपके जाने माने कवित्री हैं अंजलि सिफर, वो ये प्रोग्राम लेकर हमारे होस्ट होंगे उस प्रोग्राम के। आपको वो प्रोग्राम कैसा लगा, आप उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए जब आप देखेंगे, और भी जो सुजेशन हो आप हमें दे सकते हैं। मैं तजिंदर वालिया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रद्युम्न जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम आप हमारा ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।